करना है, दैट इज चैप्टर 1 जनरल इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 and 2 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन, then chapter number 10 microbiology, and chapter number 4 genetics. सभी के नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे मिल गए हैं। जेनेटिक्स के नोट्स आज मैं आपको दे दूंगी ऑन गूगल क्लासरूम। I again request some of the students who have not joined Google Classroom, please do it fast. जो मैं लिस्ट देख सकती हूँ उनमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें एक स्टूडेंट है वरुण कुमावत, वो नहीं आता है, बस उसने गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा पुष्पेंद्र एंड निशांत, इन स्टूडेंट्स को मैंने कभी नहीं देखा क्लास में, ओके आई विल नॉट टॉक अबाउट देम, बट वरुण कुमावत, आई गेस वरुण कुमावत आता है क्लासेस में। वरुण कुमावत हैज नॉट ज्वाइन गूगल क्लासरूम। जिसने भी गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों से हमेशा कह रही हूँ, that is join with the mail ID of SKIT domain only. One of the student Dilip Kumar has joined with 2 mail IDs, right? अशोक कुमार मीना, नॉट दिलीप कुमार, इट्स अशोक कुमार मीना। उन्होंने 2 मेल आईडी से ज्वाइन किया है, जो प्लीज एक मेल आईडी से ज्वाइन करें। रजत अगेन, इन्होंने भी 2 मेल आईडी से ज्वाइन किया है। और मैं लिस्ट देख लेती हूँ। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओके, पर जिन्होंने भी 2 मेल आईडी से ज्वाइन किया है वो एक से क्विट करें। अशोक ने 2 मेल आईडी से ज्वाइन किया है तो अशोक क्विट करें आप एक मेल आईडी से, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी अपने SKIT वाले मेल आईडी से चेक करें। हाँ, श्रिया ने अगर ज्वाइन किया हो तो आई वुड लाइक टू से समथिंग टू हर। श्रिया ने लिखा था ऑन गूगल क्लासरूम दैट जो भी नोट शेयर किए हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उसमें एल्गी, उसके ऊपर एल्गी का जो डायग्राम है वो जो भी रिटन मटेरियल है, टेक्स्ट है, उसके ऊपर आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप इसे लैपटॉप में डाउनलोड करें, फिर उस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, 50 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल में आंसर लिखना है। वैसे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी जाएगी, बट 5 यूनिट में से क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस। वही टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स का, जिसमें आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा स्कैन करके अपलोड करने के लिए मिलेंगे। जो आप अपना फाइल का रीनेम करें वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड बी योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर फॉलोड बाय योर नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गूगल क्लासरूम पे दूंगी और स्ट्रिक्टली आप उसे ही फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जिसके जो मर्जी आई वैसे काम कर दिया। यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो कि दिए जाते हैं, ठीक है। ये ओपन बुक सॉर्ट ऑफ एग्जाम है, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग पढ़ के आंसर दें। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से चीटिंग की या उसी की कॉपी को स्कैन कर दिया, ठीक है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल अवॉइड करेंगे आप, ये काम नहीं होना चाहिए। मुझे जिन भी 2 स्टूडेंट की सेम हैंडराइटिंग, सेम सॉर्ट ऑफ कॉपी नजर आ गई, मैं दोनों के मार्क्स काट लूंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओपन बुक एग्जाम है, बट गिव एग्जामिनेशन विद कंप्लीट ऑनेस्टी। डायग्राम खुद से नहीं बन रहा, किसी और से बनवाया, उसको बीच में पेस्ट कर दिया, नॉट लाइक दिस। आपको सारे आंसर कंटिन्यूशन में देने हैं,
1 to 5 कंटिन्यूशन में सारे आंसर देने हैं और कंप्लीट आंसर लिखने हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को आज एक असाइनमेंट जनरेट करके भी दूंगी, वो असाइनमेंट भी आपको टाइमली सबमिट करना होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस, कौन पूछना चाह रहे हैं? रजनीश। यस रजनीश। नहीं, वो नहीं, नॉट लाइक दिस। क्वेश्चन का आंसर तो सबका सेम होगा, वो एक अलग बात है, बट क्या होता है आंसर के साथ साथ पेज भी वही आते हैं। आपने आंसर लिखा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया, दूसरे स्टूडेंट ने आपके ही आंसर को अपनी कॉपी बना के भेज दिया, तो ये तो गलत है ना। आंसर तो सबका सेम होगा, वो तो मैं भी मान रही हूँ, जो नोट्स है उसमें से ही कॉपी करेंगे। नोबडी इज गोइंग टू राइट, नोबडी इज गोइंग टू स्टडी एट ऑल, बट फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी जो लिखे वो कम से कम आपकी हैंडराइटिंग में हो। ओके ओके, जो भी लिखें खुद की हैंडराइटिंग में लिखें, क्योंकि आंसर सबको पता है क्या लिखना है। सब कुछ जो नोट शेयर करते हैं उसमें से ही कॉपी करेंगे आप लोग, बट फिर भी लिटिल बिट ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड। इन दो स्टूडेंट का मुझे सेम नजर आ गया, राइटिंग हैंडराइटिंग सेम हो गई, मैं उसकी कॉपी क्रॉस कर दूंगी बिल्कुल, और आपका गूगल क्लासरूम पे मैं उसे पोस्ट करूंगी कि आप देख सकेंगे किस बच्चे के 0 नंबर आए हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिफोर मिड टर्म एग्जामिनेशन वी हैव 3 क्लासेस, तो हम उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। यस, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रीफली। वापस मैं आपको बताना चाहूंगी जेनेटिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में ये स्टडी है, किस तरह से पेरेंट्स से जीन ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, और जो भी जनरेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या चीजें वो अपने पेरेंट्स से एज सच अडेप्ट करते हैं, हेरिडिटी कितनी लेते हैं, एज वेल एज खुद की जनरेशन में वेरिएशन कौन कौन से एक्वायर करता है। ये वेरिएशन जेनेटिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकते हैं, जेनेटिकल कॉम्बिनेशन की वजह से भी हो सकते हैं, रेसेसिवनेस की वजह से भी हो सकते हैं, डोमिनेंस की वजह से भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर जेनेटिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रेट्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में जो कंप्लीट स्टडी की जाती है। ऐसा कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल है विच मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑल दीज वेरिएंस एंड इनहेरिटेंस, उन सभी की स्टडी जेनेटिक्स के अंदर की जाती है। उसमें हम कुछ कॉमन टर्म्स यूज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जीन्स के फॉर्म में, जेनेटिक कोड के फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेस पेयर के फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए का वो डबल हेलिकल मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट होता है, डबल हेलिकल फॉर्म में डीएनए एग्जिस्ट करता है, उस डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन, 3 जीन्स का जो सेट होता है या 3 नाइट्रोजनस बेस का जो सेट होता है उसे हम जीन कहते हैं, और यही जीन फर्दर जनरेशन के लिए, सिमिलैरिटी के लिए या डिससिमिलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलील एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एलील। एलील का मतलब होता है अगर किसी एक कैरेक्टर को 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन कंट्रोल करते हैं, एक ही कैरेक्टर बट उसका कंट्रोल 2 क्रोमोसोम कर रहे हैं, तो उस ट्रेट को हम नाम देते हैं एलील। इसका और फर्दर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस टॉपिक स्टार्ट किया जाता है विथ मेंडल्स लॉ। मेंडल ने सबसे पहले इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने ये थ्योरी दी थी कि किस तरह से जीन ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और मेंडल ने स्टडी के लिए प्लांट सजेस्ट किया था या प्लांट सेलेक्ट किया था, दैट वाज अ पी प्लांट नेम
पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम नाम का प्लांट सेलेक्ट किया था। अब इसने पाइसम सटाइवम या पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था? बिकॉज इट वॉज वेरी मच इजी टू कल्टिवेट। पी प्लांट को ग्रो करना बहुत इजी, उसकी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है। तो ये नहीं कि बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा कि कब पौधा बड़ा होगा, कब उसमें फ्रूट्स डेवलप होंगे, कब फ्लावरिंग होगी, कब फर्टिलाइजेशन होगा, कब सीड प्रोड्यूस होंगे। एक सीजन में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो ड्यूरेशन कम लगा था स्टडी के लिए। वैसे फिर भी आप मानिए जो बॉटनी में जो भी स्टडीज होती है, प्लांट के ऊपर जो भी स्टडीज होती है, टेक्स सम टाइम, क्योंकि क्या होता है प्लांट ग्रो करने में, इसको बनाने में टाइम लगता है। तो ये स्टडी होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मीनवाइल प्लांट को प्रॉपर कल्टीवेट करना, टेक केयर करना, आफ्टर करना, ये सब भी वर्क्स होते हैं। तो ये कुछ टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि आज आप चाहते हैं जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना एंड यू हैव टेकन वन प्लांट एंड यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज इन 1 to 2 days. This is not possible because you have to cultivate that plant. आप फिर भी पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए उसे स्टडी करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, पी प्लांट में डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। आप उस प्लांट की साइज से आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। सीड को देख के आइडिया लगा सकते हैं ये येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है। सीड कंप्लीटली राउंड है या रिंकल्ड है, हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है इसका, दिखने में कैसा नजर आता है, तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जो भी चेंजेस प्लांट बॉडी के अंदर आएंगे वो उसकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर लीव्स अलग तरह की है, लीव्स में जेनेटिक चेंज आया है, तो वो जेनेटिक चेंजेस आप उसकी जो पेरेंट जनरेशन है उससे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पेटल्स ऑफ द फ्लावर क्लोज डाउन टाइटली। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक प्लांट के जो भी एंड्रोशियम है वो दूसरे प्लांट के गायनेशियम की तरफ, मतलब मेल जो भी है वो फीमेल प्लांट की तरफ चले जाएंगे। ऑल्दो मेल और फीमेल प्लांट एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती। जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी ब्रीडिंग होगी वो विद इन द प्लांट होगी। एंड्रोशियम भी वही है और उसका गायनेशियम भी वही है। ओके, मेंडल ने एलिलोमॉर्फिक ट्रेट्स को स्टडी किया था। अब ये एलिलोमॉर्फिक ट्रेट्स क्या होते हैं? एलिलोमॉर्फिक ट्रेट्स के बारे में जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मेंडल ने किसके बारे में स्टडी किया था? मेंडल ने स्टडी किया था अबाउट एलील। और एलील क्या होते हैं? एलील ऐसे जीन होते हैं जो 2 डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, 2 डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं और कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं उसे हम नाम देते हैं एलील। 2 डिफरेंट टाइप के जीन जो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम पे, बट वो किसी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। प्लांट के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, सीड के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पॉड है, जो मटर की फलियां होती है उसके साइज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उन्हें नाम देते हैं एलील या जीन्स। और जो जिस कैरेक्टर को वो कंट्रोल करते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और उन कैरेक्टर्स को नाम दिया जाता है या ट्रेट को नाम दिया जाता है एलिलोमॉर्फिक ट्रेट। मतलब एक लंबा एक छोटा, इसका मतलब लंबा और छोटा प्लांट में कौन कंट्रोल करता है? कोई जीन कंट्रोल करता है। तो लंबा होना प्लांट का या छोटा होना कंट्रोल कौन करेगा? जीन।
कौन कंट्रोल करेगा? एलिल। और लंबा और छोटा ये क्या है? कैरेक्टर हैं। किस तरह के कैरेक्टर हैं? एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो एलील से कंट्रोल होते हैं, दो डिफरेंट जीन से कंट्रोल होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर या एलिलोमॉर्फिक ट्रेट। ठीक है, एलिल जो कि अलग जीन लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। सेम लोकेशन का मतलब होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में प्रेजेंट है। ऑब्वियस है इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, पर इनकी लोकेशन दोनों होमोलोगस जीन पे डिफरेंट होती है। मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट देखा जाए तो ये भी सेंट्रोमियर से इस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और ये भी सेंट्रोमियर से इस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। नाउ कैरेक्टर लेंथ ऑफ स्टेम, टॉल एंड ड्वार्फ, टू कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका। अब मेंडल ने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था? मेनली जो स्टडी थी मेंडल की वो 14 प्लांट्स पे थी। 14 प्लांट्स, 14 पी प्लांट्स के ऊपर उसने ये स्टडी की थी और उसने जो मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए थे वो थे ये टोटल 7 कैरेक्टर। टोटल 7 कैरेक्टर उसने आइडेंटिफाई किए थे और उन पे स्टडी की थी। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे? जैसे सीड शेप, है ना, मटर का जो बीज होता है उसका शेप कैसा है? शेप राउंड या रिंकल्ड? राउंड है मटर का सीड या रिंकल्ड है? रिंकल्ड है मतलब झुर्रियों वाला है, देखा होगा आप लोगों ने। सीड का कलर कैसा है? येलो है या ग्रीन है? ठीक है, फ्लावर का कलर कैसा है? पर्पल फ्लावर है या वाइट फ्लावर है? फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सियल है मतलब साइड में है या टर्मिनल है, टिप्स पे, टॉप पे प्रेजेंट है? प्लांट की हाइट कैसी है? प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, शॉर्ट है, छोटा है? पॉड शेप, मटर की जो फलियां होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है? इस तरह से इसमें झुर्रियां प्रेजेंट होती है, कंस्ट्रिक्टेड सॉर्ट ऑफ होता है, इन्फ्लेटेड का मतलब बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर। पॉड कलर, इन फलियों का कलर कैसा है? ग्रीन कलर है या येलो कलर है? ठीक है, इसका मतलब कैरेक्टर मिल गए। इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया था मेंडल ने और 7 कैरेक्टर में ही डोमिनेंट ट्रेट भी होते हैं और रेसेसिव ट्रेट भी होते हैं। ट्रेट कौन सा है? कैरेक्टर कौन सा है? सीड का शेप। डोमिनेंट कौन सा होगा? येलो होगा। और रेसेसिव कौन सा होगा? ग्रीन होगा। डोमिनेंट का मतलब है अगर जीन में येलो और ग्रीन के जीन एक साथ आ जाएं तो ग्रीन ना शो होके येलो शो होता है, जो एक के ऊपर डोमिनेंट शो करे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन जनरल क्या होता है, आप व्हाइट कलर कीजिए, उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दीजिए, कौन सा कलर नजर आएगा? ऑब्वियस है ब्लैक कलर नजर आएगा, क्योंकि ब्लैक कलर ने व्हाइट को डोमिनेट किया है ना। इन जनरल जो कलरिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, जो ब्लैक कलर है, जो डार्क कलर है वो डोमिनेट करता है। ये तो चलिए कलर की बात हो गई, पर जीन्स के केस में भी हम अलग अलग डोमिनेंस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर मटर के, पी के सीड शेप की बात की जाए तो जो राउंड शेप होता है वो रिंकल्ड क्यों डोमिनेट करता है? येलो कलर का सीड है वो ग्रीन को डोमिनेट करता है। पर्पल कलर का फ्लावर व्हाइट कलर को डोमिनेट करेगा। पॉट का कलर ग्रीन ज्यादा नजर आता है येलो के कंपैरिजन में। ऑल्दो उसमें जीन येलो के भी प्रेजेंट होते हैं पर वो नजर कैसा आता है? ग्रीन नजर आता है, बिकॉज जो ग्रीन कलर के जीन्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडल ने ये प्रपोज किया था और मैकेनिज्म दी थी कि रिप्रोडक्टिव सेल में ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, मतलब वही गैमेट फॉर्मेशन और फादर और मदर से गैमेट फॉर्मेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। The genotype of an organism is made up of genes। मतलब अगर हम जीनोम की बात करते हैं, कंप्लीट जीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जीनोटाइप की बात करते हैं, तो वो जीन से मिलके बनता है। मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉस कैसे होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, कैन यू सी इट ऑन स्क्रीन? Yes, Rahul, Meena.
राहुल मीना, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ राहुल मीना, कैन यू सी एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन क्लियरली? Yes, ma'am. ओके ओके। नाउ सबसे पहले अब हम ये जो सारा मैंने जितना भी बताया, ठीक है, आप लोगों को आधा समझ में आया होगा, आधा नहीं आया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। अगर पहले पढ़ा है तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें से हो सकता है हाफ ऑफ द थिंग्स आप लोगों के समझ में नहीं आई कि ये क्या डोमिनेंट होता है, क्या रेसेसिव होता है, कौन सा प्लांट, कौन सा जीन, कौन सा क्रोमोसोम एंड ऑल दैट। ओके, बट वन बेसिक थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस पे प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है। किसी भी बॉडी में कलर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी तरह के सीड कलर ले लीजिए, सीड की साइज ले लीजिए, मतलब किसी भी, अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं या एनिमल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो किससे गवर्न होती है? जीन से गवर्न होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? जब हमने पी प्लांट के केवल एक कैरेक्टर को स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है और उसी कैरेक्टर पे अब हम फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो अभी मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि फलियां कैसी होती है, मटर के बीज कैसे होते हैं, कलर क्या होता है, ऑल दैट, बट उन सबको छोड़ देते हैं, हम केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, ठीक है। कैरेक्टर क्या है? प्लांट की हाइट कितनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया? सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया। क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया, है ना। कौन सा प्लांट लिया? टॉल प्लांट लिया, जिसे हमने किससे इंडिकेट किया है? टी से इंडिकेट किया है। टॉल प्लांट है, टी से इंडिकेट किया है, कैपिटल टी से। अब हमने दूसरा प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ प्लांट है। उस ड्वार्फ प्लांट को हमने किससे डिनोट किया? टी से, स्मॉल टी से डिनोट किया, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग में बताया गया था आपको कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या होगा? इन क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है। ये 46 क्रोमोसोम 22+1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होता है उसका नाम होता है मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, जब भी किसी पेरेंट से गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो सेल बनती है, जो गैमेट बनता है, वो गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ। क्योंकि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जब चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। तो 23 पेयर मदर से, 23 मदर से और 23 फादर से कंबाइन होते हैं, तब जाके ऑफस्प्रिंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेट होते हैं 46। अदरवाइज तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते जाएंगे, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी में सेम रहते हैं। इसका मतलब है, जस्ट अ मोमेंट, इरेज कैसे होगा? ओके, आई एम नॉट एबल टू इरेज इट। ओके, चलिए छोड़िए। तो जब भी किसी भी पेरेंट प्लांट से गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब एक गैमेट में सिंगल
जीन या सिंगल क्रोमोसोम एंटर करेगा, उसे हमने डिनोट किया है टी से। और ड्वार्फ प्लांट में भी इसी तरह से गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब क्या हो रहा है, F1 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब टी और टी का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इस प्लांट को मेंडल ने स्टडी किया तब मेंडल को क्या मिला कि ये टॉल प्लांट है, जबकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, एक लंबे प्लांट और एक छोटे प्लांट के कॉम्बिनेशन से। बट ओवरऑल वो प्लांट कैसा नजर आया, टॉल नजर आया। इसका मतलब जो ये टी, कैपिटल टी वाला जीन है, उसने क्या किया है, उसने डोमिनेट किया है। कैपिटल टी ने क्या किया है, डोमिनेट किया है। तो कैपिटल टी किस तरह का जीन्स है, एक डोमिनेंट जीन है। और जो स्मॉल टी है वो किस तरह का है, वो एक रेसेसिव जीन है। रेसेसिव का मतलब जो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता किसी और की प्रेजेंस में। इसका मतलब अब हम अगर प्लांट की केवल मॉर्फोलॉजी को देखें तो हमें प्लांट कैसा नजर आया, टॉल नजर आया, जबकि एक्चुअल में उसमें जेनेटिकली स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बट हमें वो प्लांट कैसा नजर आया, लंबा नजर आया। इसका मतलब जो कैपिटल टी वाले जीन हैं उनने डोमिनेट किया, डोमिनेंस की वजह से ये टॉल नजर आया। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, जेनेटिक स्ट्रक्चर देखें, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बट अगर हम इसका फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप का मतलब ये दिख कैसा रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ नहीं दिख रहा है। तो जीनोटाइप तो क्या हो गया, टीटी, और फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल। चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन की बात। अब फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने कोई उसकी जेनेटिक स्टडी अंदर से तो नहीं की थी। मेंडल ने तो केवल ऊपर से देखा था कि हाँ, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें टॉल प्लांट मिलता है, ठीक है। तब इसको फर्दर स्टडी किया गया। फर्दर स्टडी कैसे किया, ये जो F1 जनरेशन में जनरेटेड प्लांट था उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए। अब सपोज कीजिए ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये टी है, ठीक है। उससे अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बना। अगेन टी से गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बना। ये 4 गैमेट हमारे पास आ गए। अब इन गैमेट का क्या करवाया गया, फर्टिलाइजेशन, टी का टी से। तो इस तरह की टेबल आप देखिए। सबसे पहले टेबल में आपको क्या नजर आ रहा है, टी, मतलब कैपिटल टी बिल्कुल प्योर कंडीशन में है। तो ये प्लांट कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, होमोजाइगस टॉल, मतलब इसमें किसी भी तरह का डोमिनेंस वाला फैक्टर नहीं आ रहा, ये एक्सक्लूसिवली टॉल प्लांट है। दूसरा देखिए, टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी टॉल है, बिकॉज टी जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट करता है, इस वजह से ये भी टॉल है। बट ये इसमें किस तरह की जाइगोसिटी प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस है। ये हेटेरोजाइगस का मतलब होता है 2 डिफरेंट एलील या डिफरेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है। अब हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें भी हेटेरोजाइगस है बट टॉल है। अब अगर 4 की बात करते हैं, स्मॉल टी को जब स्मॉल टी से क्रॉस करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल टी, जो कि ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो की जीनोटाइप की बात करें और फिनोटाइप की बात करें तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, कैन एनीबडी टेल मी। अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करते हैं और जीनोटाइप की बात करते हैं तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, फिनोटाइप में क्या रेशियो मिलेगा बताइए, और जीनोटाइप में क्या रेशियो मिलेगा। फिनोटाइप दिखने में कैसा है, तो टॉल इज टू ड्वार्फ। अब बताओ, टॉल इज टू ड्वार्फ, चलो ये तो दिख गया आपको। टॉल इज टू ड्वार्फ क्या होगा, फिनोटाइप में कितने टॉल नजर आ रहे हैं आपको, ये 1, ये 2 एंड 3। इसका मतलब टॉल इज टू ड्वार्फ रेशियो क्या होगा, 3:1। बट जीनोटाइप, अगर हम जीन की बात करें तो किस तरह का जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, एक तो टी है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, और तीसरा ओनली स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी कितने हैं, 1, टी कितने हैं, 2,
और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो 1:2:1 है। बट अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, दिखने में कैसा है, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो दिखने में कैसा है, तो उसमें हमें वो 3:1 के रेशियो में नजर आता है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। ओवरऑल हमने क्या इससे कंक्लूजन ड्रॉ किया है? ओवरऑल हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि अल्टीमेटली इसमें क्या प्रेजेंट है, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जब इनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो टॉल प्लांट डोमिनेट करता है, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है। यही है मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब जो जीन किसी कैरेक्टर पे डोमिनेट करता है, प्लांट में उसी की मॉर्फोलॉजी नजर आती है। टॉलनेस का जीन ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेट करता है तो प्लांट हमें लंबा नजर आता है, छोटा नजर नहीं आता। ठीक है, लंबा प्लांट है वो। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या देखी, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, सब चीज आइसोलेटेड हो गई है, सब चीज अपने फ्री स्टेट में आ गई है, कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह का मिक्सचर डेवलप नहीं हो रहा है। प्योरिटी, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान प्योरिटी मेंटेन रहती है, प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंटेन रहता है। यही मेंडल का सेकंड लॉ है। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि एक पर्टिकुलर ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डोमिनेट करता है, इस वजह से डोमिनेंट ट्रेट हमें नजर आता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट अपने, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तब वो कैरेक्टर अपने आप में प्योर हो रहा है। गैमेट में टी ऐसे मिक्स नहीं हो रहे हैं, टी रहेगा और स्मॉल टी के फॉर्म में रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो नजर आएगा, जो रेसेसिव कैरेक्टर है, रेसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ड्वार्फनेस एक रेसेसिव है, एक डोरमेंट सा है, तो वो बैठा रहेगा। बट जो टॉल कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अभी आपको किसके बारे में बताया गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैन एनीबडी राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्या डिफरेंस होगा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में? डू राइट इन द चैट बॉक्स, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या फर्क होगा? यस, वरुण कुमावत इज हियर। वरुण, कैन यू हियर मी? वरुण Yes, कुमार, ma'am. हाँ वरुण बेटा, यू हैवंट जॉइंड गूगल क्लासरूम Yes, ma'am. I have joined. टुडे? No, ma'am. और Ma'am, पहले ही. पहले ही कर लिया था, दिखे नहीं तुम Yes, मुझे। ma'am. रुको, वरुण ने कहाँ ज्वाइन किया है? हाँ यस यस, वरुण हैज ज्वाइंड। ओके ठीक है, चलो ठीक है बेटा। हाँ, मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, क्या था क्वेश्चन? मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। रजनीश ने लिखा है सिंगल पेयर, नॉट एग्जैक्टली। हम सिंगल एली और डबल एली के बीच में जब वही डिफरेंस होता है कि मोनो में सिंगल एली यूज होती है और दूसरे इज इट वाले क्रॉस में दो बिटवीन फर्स्ट जनरेशन? डाई हाइब्रिड। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब व्हेन वी आर टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन कैरेक्टर, हम केवल हाइट की बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये हमारे माइंड में है कि हम दो कैरेक्टर्स के साथ इस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये दो कैरेक्टर हमने कौन से लिए? मेंडल ने लिए, हमने तो नहीं लिए। चलिए, मेंडल ने
दो कैरेक्टर लिए हैं। पहले मेंडल ने किसके बारे में बात की थी? प्लांट की हाइट के बारे में। अब मेंडल किसके बारे में बात कर रहा है? सीड के बारे में। सीड के बारे में क्या बात है? YYRR, है ना। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स भी इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इंक्रीज कर दिए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर क्या लिया है? YYRR। YYRR कैरेक्टर कौन सा लिया है? कैपिटल Y रिप्रेजेंट करता है इस सीड के कलर को, है ना। सीड का कलर कैसा है? येलो है। और स्मॉल y किसे रिप्रेजेंट करता है? सीड का कलर कैसा है? ग्रीन है। अब ये जो कैपिटल Y है ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेंट है। और ये कौन सा है? ये रिसेसिव है। ठीक है। अब हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इट इज कैपिटल R। कैपिटल R का क्या मतलब होता है? कैपिटल R का मतलब होता है सीड का शेप कैसा है। कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है राउंड शेप को और स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड शेप को। अगेन ये जो कैपिटल वाला जो भी चीज आपको दिख रही है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल वाला जो भी है, स्मॉल y एंड स्मॉल r, ये है रेसेसिव कैरेक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे पेरेंट के साथ जिसमें कि सीड येलो है और राउंड है। दूसरा जिसमें दोनों कैरेक्टर जो है वो डल कैरेक्टर हैं, ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड है। इसको हमने किससे डिनोट किया है? स्मॉल y और स्मॉल r से। ठीक है। अब गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको क्या बताया था, हाफ हो जाता है। तो एक गैमेट तो बन गया कैपिटल Y से और दूसरे में आ गया R। दो कैरेक्टर आ गए साथ में YR। इसमें कौन सा बना? एक तो आ गया स्मॉल y और दूसरा आ गया स्मॉल r। गैमेट फॉर्मेशन हुआ। अब हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या आ गए? चारों आ गए YYRR, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब क्या होगा इसमें? फर्स्ट जनरेशन आपको कैसी नजर आएगी बताइए मुझे। अगर YYRR प्रेजेंट है मतलब कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r प्रेजेंट है, तो इसका फिनोटाइप कैसा नजर आएगा? सीड हमें शेप में कैसा दिखेगा और सीड हमें कलर में कैसा दिखेगा? लिखिए चैट बॉक्स में या कोई मुझे बताइए। यस, डू टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर मैंने लिखा कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल r, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस सीड का कलर कैसा है और शेप कैसा है? डू राइट इन द चैट बॉक्स। येलो एंड राउंड। यस, स्नेहा इज करेक्ट। मतलब दोनों कैरेक्टर जो कि डोमिनेटिंग थे, इस यहाँ क्या प्रेजेंट है? कैपिटल Y प्रेजेंट है जो कि डोमिनेट कैरेक्टर है, कैपिटल R प्रेजेंट है, अगेन एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो ये हमें कैसा नजर आएगा? ये हमें नजर आएगा येलो एंड राउंड। ठीक है। मतलब दोनों जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे वो हमें दिख रहे हैं। ऑल्दो स्मॉल y और स्मॉल r प्रेजेंट हैं, बट ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये नेचर में कैसे हैं? रिसेसिव हैं। तो ये डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं करते हैं। चलिए अब इनसे हम क्या करते हैं? सेकेंड जनरेशन में इनको ले जाते हैं और गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हमें क्या याद रखना है कि ये दोनों तरह के ट्रेट एक गैमेट में आने चाहिए। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? इससे टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल y एंड स्मॉल r। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन इस फर्स्ट जनरेशन पेरेंट से गैमेट के फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह के गैमेट को यहाँ पे लिख दिया। एक को हमने मेल मान लिया, दूसरे को फीमेल मान लिया। अब इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। ठीक है। तो टोटल कितने ऑफस्प्रिंग मिले हमें? 16 ऑफस्प्रिंग मिले, 16 कॉम्बिनेशन मिले। कैसे? यहाँ सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R का, तो ये बिल्कुल एक प्योर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस शेप का फर्स्ट नंबर का जो सीड है उसका शेप क्या होगा? येलो, क्योंकि कैपिटल Y प्रेजेंट है और इसका कलर होगा येलो और शेप होगा राउंड। दूसरा किस कॉम्बिनेशन से मिला है? दूसरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है। ठीक है।
इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या नजर आया, कैपिटल वाई एंड आर आर। अगेन यहाँ पे भी शेप क्या होगा, यहाँ पे भी शेप होगा येलो एंड राउंड, कलर होगा येलो, शेप होगा राउंड, बट यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। थर्ड नंबर का मिला है इस तरह से, ये भी येलो राउंड है। फोर्थ नंबर पे भी मिला है, ये भी येलो राउंड है। फिफ्थ नंबर पे भी येलो राउंड है। अब नंबर आता है 6, यहाँ पे कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। अब ये कॉम्बिनेशन हमें कहां से मिला है, ये कॉम्बिनेशन हमें मिला है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना। इसका भी सेकंड नंबर ले लो और इसका भी सेकंड नंबर ले लो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो जनरेशन मिली है उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर है डबल वाई डबल आर ना। अभी डबल वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, येलो को, क्योंकि कैपिटल है। अब ये डबल आर स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये चीज येलो है बट रिंकल्ड है। येलो तो है सीड, कलर तो येलो है बट रिंकल्ड है, थोड़ा मुरझाया हुआ है, तो झुर्रियां पड़ी हुई है इस पे, ठीक है। इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप देखिए जो 8 नंबर का है उस 8 नंबर में भी येलो बट रिंकल्ड। 9 नंबर पे येलो राउंड, 10 नंबर पे येलो राउंड। 11 नंबर देखिए, अब आप 11 नंबर पे क्या नजर आ रहा है, स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई हैं, इसका मतलब इसका कलर क्या हो गया ग्रीन। बट आर का क्या मतलब होता है, राउंड, ग्रीन है बट राउंड है। अगेन यहां देखिए ग्रीन बट राउंड। 13 नंबर पे देखिए येलो राउंड, 14 नंबर पे येलो रिंकल्ड, 15 नंबर पे ग्रीन राउंड, और 16 नंबर पे जब हम चले गए तो ग्रीन भी है और रिंकल्ड भी है। तो ये कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई और स्मॉल आर का जो प्योर कॉम्बिनेशन है उससे हमें ग्रीन और रिंकल्ड सीड मिले हैं, ठीक है। अब जो टोटल 16 ऑफस्प्रिंग हैं उनको अगर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो में लिखना चाहें, फिनोटाइप का मतलब दिखने में कैसे हैं, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो राउंड कितने हैं, टोटल 9, ग्रीन राउंड है 3, येलो रिंकल्ड है 3 और ग्रीन रिंकल्ड है 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1, इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ अबाउट जीनोटाइप, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, लिख के बताइए चैट बॉक्स में। आराम से देखो इसे और मुझे लिख के बताओ जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन कितना कितना प्रेजेंट है। ये सारे कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, कैपिटल बाय आर आर, ये टोटल कितने हैं, ये है टोटल 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ये कॉम्बिनेशन कितने हैं, कैपिटल वाई आर आर, ये कॉम्बिनेशन है 2 जगह। अब है कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड आर आर, ये कॉम्बिनेशन कितनी जगह नजर आ रहा है हमें, ये कॉम्बिनेशन हमें 2 जगह पे दिख रहा है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई
कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेसेस पे ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब वाई वाई आर आर, ये कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये कॉम्बिनेशन एक प्लेस पे नजर आ रहा है। वाई बाय आर आर, ये कॉम्बिनेशन 2 जगह पे नजर आ रहा है। वाई बाय आर आर, ये कॉम्बिनेशन एक जगह पे नजर आ रहा है। अभी एक आध कॉम्बिनेशन और रह गया है शायद। टोटल 16 होना चाहिए। 1:2:2:4:1:1 जो 3 कॉम्बिनेशन और रह गए, कौन सा वाला रह गया? वाई बाय आर आर। ग्रीन वाले तो सारे कंप्लीट हो गए। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये तो एक है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन है 2 प्लेसेस पे, ठीक है। कैपिटल वाई आर आर, ये कॉम्बिनेशन भी 2 प्लेसेस पे है। मैम कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, हाँ चलो ये वाला रह गया है ना। कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक तो ये रिंकल्ड ना, ये 3 प्लेसेस पे है। नहीं, कैपिटल वाई ये 1 प्लेस पे ही है ना। आर वाले स्मॉल रह गए ना, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन भी है वाई वाई आर आर, ये भी है 1 प्लेस पे, ठीक है। एक और रह गया शायद, चलो एनीवेज देखना इसमें से क्या चीज रह गई क्या चीज नहीं रही है। मेन थिंग इज दैट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर को स्टडी किया। अगेन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सारे कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं और कोई एक कैरेक्टर दूसरे पे डोमिनेट करता है। अगर डोमिनेट करने वाला कैरेक्टर आता है तो रेसेसिव कैरेक्टर हमें नजर नहीं आएगा। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है, गैमेट की प्योरिटी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि वाई के साथ में, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई भी आ गया गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, स्मॉल वाई अलग जगह पे जाएगा, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योरिटी ऑफ गैमेट को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब भी जीन फॉर्मेशन होता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ये टी एक में गया, ये टी दूसरे में गया, ठीक है। जो भी कैरेक्टर हैं आर आर वाई वाई, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली जाते हैं। राउंड यहाँ पे गया है तो आर वाई इस तरह से कंबाइन होगा, तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ये नहीं होगा कि y और y एक साथ एक गैमेट में चले गए और r एक गैमेट में चले गए, ये कंडीशन नहीं होती है। जो भी एक कैरेक्टर को डील करता हुआ गैमेट, एक कैरेक्टर को डील करता हुआ जीन होता है, वो किसी एक सिंगल गैमेट में एंटर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीन इंटरैक्शन के बारे में। अब जो मेंडल ने स्टडी की थी, ओके इट्स द टाइम टू ओवर द क्लास नाउ, है ना, इट्स 1:37। चलिए तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी।